हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपके डिमांड पर मैं लेकर आ रहा हूं भाई एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें अपन कवर करने वाले भाई सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में, वन शॉट में। ठीक है, बस ध्यान से ना भैया देखते रहना वीडियो को पूरे लास्ट तक। ठीक, तुम्हारे सारे डाउट, सारे फॉर्मूले एक जगह पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चालू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग भाई पीडीएफ वगैरह है, बट कुछ फॉर्मूले इसमें अगर नहीं है तो वो पहले अपन कवर अप कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना। ठीक, सबसे पहले अपन ये नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसके अपन बात करते हैं। उसमें भी क्या है, देखो ये जो है ये पूरा फॉर्मूला आपको सब कुछ करवा देगा। ठीक है, ये जो बनाया हुआ है भाई, अगर आपको ग्रॉस से नेट में आना है, ग्रॉस से नेट में, कोई से भी ग्रॉस से नेट में हो कभी भी, ठीक, तो बेटा बस डेप्रिसिएशन हटा देना, बात खत्म। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। चाहे तुमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट में जाना है, डेप्रिसिएशन हटा दो। जीएनपी से एनएनपी करके कुछ जाना है, जी और एन, तो भैया नेट डेप्रिसिएशन हटा दो, खत्म बात। ग्रॉस से कभी भी नेट में आना है, डेप्रिसिएशन हटा दो। डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, मतलब बड़े लेवल पर जाना है, तो भैया एनएफआईए को प्लस कर लो। भाई बड़ी चीज अगर प्राप्त करनी है तो प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? एनएफआईए। एनएफआईए मतलब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से जो पैसा हमको मिला है, ठीक, उसको प्लस कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे देश से वो लोग पैसा ज्यादा लेकर चले जाते हैं, ठीक, तो बेटा ये माइनस में आता है कई बार। ठीक, तो अगर माइनस की चीज है तो प्लस करने की बजाय और क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देन इसका मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस चलता है, लेकिन अपने को आना है फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट मतलब भैया जो जितने में वो बना था, एक मिनट, मार्केट प्राइस ज्यादा रहती है, ठीक है, बनता वो कम में है, तो क्या करना भैया, मार्केट प्राइस में क्या जुड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह जब जुड़ते होंगे, तो अगर हमको वापस छोटे उसमें आना है, वापस उसके वास्तविक रूप में आना है कि यार वो कितने बना था, तो भैया एनआईटी को माइनस कर दो। अब ये एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट मतलब क्या भैया, तो इसमें मतलब जरूर कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तो बेटा क्या माइनस हुआ होगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज हटा देते हैं तो बेटा बनता है एनआईटी। ठीक है, चलो अब तो ध्यान रखना, ये पूरा फॉर्मूला तुमको पूरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर खत्म करवा देगा। ठीक है, चलो देन इसका जो सीबीएसई में थर्ड चैप्टर है ना, वो वाला चैप्टर ये बस एक फॉर्मूला से सब खत्म हो जाएगा। ठीक, देन इसका भी अपन बात करते हैं जो फोर्थ चैप्टर है अपना, ठीक है, नेशनल इनकम निकालना वाला जो पूरा टॉपिक है वो कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक इनकम, अगर वो लोग बोलते हैं कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, इसका मतलब वो एनडीपी एट एफसी बोल रहे हैं। ठीक, अगर वो नेशनल इनकम निकालने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एनएनपी एट एफसी पर जाना है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है एनएनपी एट एफसी क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक, अब देखो नेशनल इनकम निकालने की तीन मेथड है। सबसे पहली मेथड भैया वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है, फिर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से याद रखा जाता है। ठीक, लेकिन तुम पहले इनकम करो क्योंकि इनकम थोड़ी सिंपल रहती है। इनकम मेथड, तो ये इनकम मेथड में क्या हो, अब देखो इनकम मेथड में तुम जो भी करोगे, ठीक है, प्लस माइनस जो भी, तो उससे बेटा एनडीपी एट एफसी निकलता है। ठीक, ध्यान रखना, कोई भी मेथड तुम अप्लाई करते हो ना, तो उससे डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकल जाती है। ठीक, पहले ये निकलते हैं, जैसे इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलता है, और वैल्यू एडेड मेथड से भी जीडीपी एट एमपी ही निकलता है, और इसको कभी कभी जीवीए एट एमपी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन मेथडों से ये निकलते हैं, और इनके माध्यम से जब ये निकल जाते हैं, ठीक है, वो कैसे निकलते हैं वो अभी बाद में देखेंगे। जब ये निकल जाते हैं तो यहां से यहां तक नेशनल इनकम निकालनी है ना अपने को, तो जैसे देखो जैसे मान लो जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी, तो मुझको यहां जाना है, एनएनपी एट एफसी जाना है। ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम तो एनएनपी एट एफसी होता है। तो देखो ग्रॉस से नेट में आना है। सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, अगर एक्सपेंडिचर मेथड लगाई, कुछ भी लगाई, तो ये सब मुझको कुछ करना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन इन सब करने के बाद भी मेरा तो जीडीपी एट एमपी निकला, नेशनल इनकम तो अभी भी नहीं निकली, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जी से अगर नेट पे आना है, एन पर जाना है, तो पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। ये निकालने के बाद ध्यान रखना, ये निकालने के बाद भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये पहले तो जी से एन पर आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होएगा, फिर डी से एन पर जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, तो एनएफआई को प्लस करना पड़ेगा, और पी तो पी रहता है। एमपी से एफसी पर जाना है, एमपी से एफसी पर, ये एमपी निकला, एफसी पर जाना है, तो ये एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो ये निकलते हैं पहले मेथडों से, और इनके बाद ये निकलने के बाद फिर ये सब अप्लाई कर देते हैं, तो ये एनएनपी एट एफसी तक पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे निकलते हैं, तो देखो इनकम मेथड में कैसे निकलता है भैया, सबसे पहले प्राइम। क्या भैया, प्राइम मतलब भैया प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और एम्प्लॉय जो अपन कंपनसेशन देते हैं वो सब प्लस कर दो। लेकिन एक मिनट, ये मैंने रेड लाइन से पीआरआई भी लिखा हुआ है, इसका मतलब भैया अगर सिर्फ इन तीनों को प्लस करोगे, सिर्फ इन तीनों को, तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट।
ठीक है। और एक और चीज, कई बार ये प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं देते, टुकड़ों में देते हैं, तो ये प्रॉफिट भी कैसे निकलता है? तो देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फिर इसका भैया क्या डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब दिया रहता है, तो उन तीनों को मिलाकर के निकलता है प्रॉफिट निकलता है। यहां पर मैंने और प्रिसाइजली तुमको डीपली बता दिया, ठीक। अब इसका भैया एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसमें ये निकलता है, ठीक। लेकिन ये निकलता कैसे? जीजीएनपी करके, मतलब ये जी से गवर्नमेंट ने कितना खर्च करा, फिर एक और जी से डोमेस्टिक लोग, मतलब हम लोगों ने, हाउस होल्ड लोगों ने कितना खर्चा करा, फिर क्या भैया नेट, इसका मतलब भैया जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट था, नेट एक्सपोर्ट, वो भैया कितना हुआ है, ठीक है। देन इसका भैया पी मतलब जो प्राइवेट जो कंपनियां थी उन लोगों ने कितना खर्चा करा। लेकिन यहां पर एक और चीज, ग्रॉस डोमेस्टिक वाला जो रहता है ना, उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन शब्द आता है, तो कई बार क्या होता है वो ना देकर अपने को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देते हैं, तो भैया उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दो तो ये बन जाता है, ठीक है। देन इसका भैया वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अगर ये करना है अपने को तो बेटा जीडीपी एट एमपी निकलेगा, लेकिन क्या करके? वीओ में से आईसी को माइनस कर दो। वीओ मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। लेकिन कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं दिया रहता है। अब ये कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी? तो सेल्स, हमने जितना माल बेचा, आउटपुट आउटपुट जितना माल बेचा, और उसमें चेंज इन स्टॉक मतलब हमारे पास कितना माल बचा हुआ है, वो दोनों को प्लस कर दो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी सेल्स भी डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, दिया रहेगा डोमेस्टिक सेल्स, तो उसमें एक्सपोर्ट को प्लस करना पड़ता है। फिर इसका भी आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब वो गुड्स जो अभी हमारे पास बीच का जो सामान रहता है ना, वो तो भैया वो हम जितना हम परचेस करते हैं वो हमारे लिए क्या है? बीच का सामान है, इंटरमीडिएट गुड्स है, तभी तो हम फाइनल गुड्स बनाएंगे। तो भैया इंटरमीडिएट गुड्स कैसे निकलता है? जितना हमने डोमेस्टिक परचेज मतलब इधर उधर लोगों से, अपने ही देश के लोगों से खरीदा है, मान लो मेरी कंपनी है तो मैं अपने ही देश के लोगों से कुछ सामान खरीदूंगा, कच्चा माल वगैरह, और कुछ मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, तो वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इससे जीवी8 एमपी भी निकलता है, क्लियर। चलो बाकी ये हो गई पूरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर का, ठीक। अपन आगे चलते भैया, चल पहले ये वाला भी कर ही लेते हैं, काम करो, ये वाला भी अपन कर लेते हैं भाई। ये अपना कौन सा है? वो जो एडीएस वाला चैप्टर था, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, उस चैप्टर की कुछ चीजें हैं वो भी अपन देख लेते हैं, साथ में बजट वगैरह वाली चीज भी। पहले जो जो मैंने लिखे वो सारे पूरे देख लेते हैं, फिर पीडीएफ वाले देखेंगे। देन इसका भैया एडी कैसे निकलता है? तो देखो एडी के 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सी कंजम्पशन, फिर भैया क्या? इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करो, एक्स माइनस एम मतलब वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक मिनट यार, ये तो अपन ने अभी भी देखा था, ये एक्सपेंडिचर मेथड तो था, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, क्लियर। तो ये भी क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। देन इसका भैया एएस, एएस मतलब भैया एग्रीगेट सप्लाई, तो भैया सप्लाई कितनी होगी? तो भैया सी और एस के बराबर होती है, सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग, ठीक है। एक मिनट, लेकिन एएस किसके बराबर होता है? वाई के बराबर। तो ध्यान रखना बेटा, एएस इनकम, वाई मतलब इनकम, इनकम के बराबर होता है। और इनकम किसके बराबर रहती है भैया? देखो इनकम मतलब जितना तुम कमा रहे हो, तो वो ये क्या करोगे? या तो तुम सी मतलब कंज्यूम करोगे, खर्चा करोगे वो इनकम का, या तो तुम बचाओगे। मान लो अगर तुम 100 रुपए बचा रहे हो, 100 रुपए सॉरी कमा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो, तो भैया मान लो उसमें से 60 रुपए खर्च कर रहे हो, 40 रुपए बचा रहे हो, तो वाई किसके बराबर रहता है? सी और एस के, और वाई एएस के भी बराबर रहता है। तो ये तीनों आपस में बराबर रहते हैं। और एक और चीज बेटा, एएस का एंगल क्या रहता है? तो बेटा 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। आप बेटा ये ग्राफ बनेगा, और ग्राफ में 45 डिग्री की लाइन अगर तुम खींच दोगे, 45 डिग्री को जो एंगल रहेगा ना, वो एंगल बनाकर लाइन खींच दोगे तो एएस बन जाता है, ठीक है। चलो अब इसका भैया सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी वाई, ठीक है। और ये बी का मतलब होता है एमपीसी, ठीक। देन इसका भैया एपीसी कैसे निकलता है? तो सी अपॉन वाई, ठीक। एपीएस कैसे निकलता है? तो एस अपॉन वाई। फिर इसका भी के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो ये कैसे निकलता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। मतलब इनकम में कितना चेंज हुआ और अपॉन इन्वेस्टमेंट हमने कितना लगाया था, ठीक। फिर इसका एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस। फिर भैया मनी मल्टीप्लायर, ये मनी इन बैंकिंग वाले चैप्टर से आ गया, तो 1 अपॉन एलआरआर, 1 अपॉन एलआरआर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग। देन इसका भैया ये आ गया बजट वाले चैप्टर से, तो बेटा बजट वाले चैप्टर से रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ माइनस उसमें से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई है, ठीक है। देन इसका भैया फिक्स वो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसमें से पहले तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हटाओ, फिर उसमें से कैपिटल रिसिप्ट को हटाओ, ठीक। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में कभी क्या होता है? बोरोइंग भी जुड़ी रहती है, तो वो बोरोइंग को हटाकर माइनस करना, ठीक। तो इसके कारण अपन ने क्या बोरोइंग पहले हटा दी, ठीक। तो इसके कारण भी क्या होता है? एफडी मतलब फिक्स फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर भी होता है,
ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। कई बार क्या बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं और उस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, बस ये पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। देन इसका भैया प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, तो भैया क्या फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते भैया अपना पीडीएफ वगैरह में जो जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत अपन देख कर खत्म करते हैं वीडियो को। ठीक, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मैंने अभी तुम लोग को बताया। ठीक, और वहां पर एक और चीज, वहां पर मैंने बताया ना सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसके नीचे मतलब सी और आई के नीचे अंडरलाइन करा था। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है, अपनी इकोनॉमी में, लेकिन 12th क्लास में अपन को 4 सेक्टर नहीं पढ़ने, सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ने। ठीक है, इसलिए यहां पर जी और एक्स माइनस एम मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को और एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है, ठीक है, उनको हटा दिया है। तो यहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, सिर्फ सी और आई है। ठीक है, ये अपने काम करेंगे ज्यादा। ठीक है, देन इसका भैया ऑटोनोमस स्पेंडिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, ये एक बार देख लेना। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ये अपने काम का नहीं है, लेकिन नॉर्मली देख सकते हो। ये देख लेना एक बार, बैंक रिजर्व रेशियो, बैंक रिजर्व रेशियो ये कैसे निकलता भैया, रिजर्व रेशियो कैसे निकलेगा, ऊपर बैंक के पास जितना रिजर्व है वो और अपॉन में टोटल डिपॉजिट। फिर इसका भी क्या, बजट डेफिसिट, डेफिसिट कैसे निकलता है, तो भैया फेडरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार ने जो खर्चा वगैरह करे वो उसमें से टैक्स कलेक्शन वगैरह मतलब जो रेवेन्यू आए वो माइनस कर दो, तो वही तो डेफिसिट होता है। ठीक है, उसी चीज को अलग तरीके से लेवल में लिख दिया। ठीक है, सीधी बात है, खर्चे माइनस इनकम, खत्म। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, फिस्कल अकाउंट बैलेंस कैसे निकलता है। ठीक है, तो भैया फॉरेन परचेज ऑफ होम एसेट्स माइनस होम परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, इस तरीके से ये निकल जाता है। देन इसका भैया ये अपना हो गए दोनों। चल अब एक मिनट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यार ये इंडेक्स वगैरह तो 11th क्लास की स्टेटिस्टिक्स में थे, यहां पे क्या आ गया भैया, सुनो अभी तुम आगे चल के क्वेश्चन वो देखोगे, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, तो वहां पे टॉपिक आता है, मतलब वहीं पे एक फॉर्मूले में एक चीज रहती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, तो बाई चांस मान लो वो उन लोगों ने वो निकाल कर नहीं दिया, तुमको निकालना है, तो उसके लिए उन्होंने बताया। ठीक है, तो भैया बस ये कैसे निकलता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, बेस ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर का प्राइस इंटू कर दो, बेस ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस इंटू कर दो और इंटू 100। क्यों 100, क्योंकि परसेंट में रहती है ये सब चीजें। फिर इसका भी कंजम्पशन फंक्शन अभी मैंने बताया था, मैंने क्या इक्वेशन बताई थी, a प्लस बी वाई। ठीक है, तो a को c से भी लिखते हैं, छोटा सी। ठीक है, b को मैंने बताया था एमपीसी बोलते हैं और y मतलब इनकम। ठीक, चलो देन इसका भी करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकलता है, तो भैया ट्रेड बैलेंस प्लस सर्विस बैलेंस प्लस यूनिलेटरल। एक मिनट, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर अगर थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पढ़ा हो तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 टुकड़े हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में 3 चीज आती है। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या आती है, 3 चीज आती है। ये 3 चीज क्या भैया, 3 चीज, गुड्स, सर्विस और यूनिलेटरल। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस मतलब गुड्स का बैलेंस इधर उधर, गुड्स का कितना पैसा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल मतलब एक तरफा। ठीक है, तो इन तीनों को मिलकर क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। ठीक, चलो फिर इसका भैया, हाँ, और यहीं पर बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर से बोल रहा हूं इधर सुनना, करंट अकाउंट में 3 चीज आती है, गुड्स का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ मतलब विजिबल आइटम, सर्विस का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ मतलब इनविजिबल आइटम, और यूनिलेटरल एक तरफा। ठीक है, एक तरफा ट्रांजैक्शन कितना हुआ, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, करंट अकाउंट। और एक मिनट, अभी मैंने सबसे पहले क्या बोला, गुड्स का इधर उधर कितना हुआ, ठीक, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो भैया उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब यही ट्रेड बैलेंस। ठीक, चल अब इसका भैया इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन वगैरह ज्यादा कोई अपने काम की है नहीं, देख लेना बस नॉर्मल। हाँ एक मिनट, इक्वलिटी ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। यार पहली बात तो लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, तो देखो लीकेज मतलब इकोनॉमी से पैसा निकल जाना और इंजेक्शन मतलब इकोनॉमी में पैसा आना। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या है, तो देखो एस, टी और एम, ये सब ये 3 लीकेज है। बाई चांस अगर आगे क्वेश्चन 3 लीकेज बताओ तो भैया लीकेज क्या है, ये है। ठीक है, सेविंग कर लेना, टैक्स कर लेना और ये इंपोर्ट करना। ठीक है, ये तीनों क्या भैया लीकेज है। और इंजेक्शन मतलब इकोनॉमी में वापस पैसा आना, तो वो कैसे आएगा भैया, इन्वेस्टमेंट वगैरह करा जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और एक्सपोर्ट होता है, तो इन तीनों से क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, इंजेक्शन होता है। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, तो मनी, उसकी वेलोसिटी इनटू प्राइस अभी क्या चल रहा है और क्वांटिटी कितनी बनी अपने देश में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इक्वेशन बन जाती है एक्सचेंज की। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल मिलाकर कितना क्या सामान बना, कितना क्या खर्चा हुआ, सीधी बात है। तो ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तुम देख रहे हो ये कितनी जगहों पर है, ये एडीएएस में भी था। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही था, है ना। चलो फिर इसका भैया जीडीपी और कैसे निकलता है, तो भैया नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब, ये पता नहीं क्या है भैया, ये कुछ नहीं है, याद करो। वो अभी मैंने सबसे पहली स्लाइड में क्या बताया था, जी से नेट में आना है, ठीक है,
उससे उसमें आना है, उससे उसमें आना है, तो ये वही है, ठीक है। एनआई मतलब क्या, नेशनल इनकम, और इसी को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट वहां पर आना है, ठीक है, एफसी वगैरह पर, ठीक है। तो भैया एमपी पर, तो बस ये सब माइनस करो तो माइनस प्लस, खत्म। अब एक मिनट ये थोड़ा सा देख लेना बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर मतलब जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो बेटा जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है वो देखना। तो भैया जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू करंट ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर प्राइस अपॉन करंट ईयर क्वांटिटी इंटू बेस ईयर प्राइस, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। और तो नहीं है इसमें, रुकना यार, इसका मैं अभी और बताऊंगा अभी। चलो पहले ये थोड़ा और देख लो। हाँ, इनकम इन सप्लाई मॉडल, ठीक है। इनकम कैसे होती है, तो सी, ये एक मिनट अभी बताया था, y इक्वल टू सी प्लस एस, बता दें सब वो वाली स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पर, ठीक। तो और इसी को क्या बोलेंगे, एएस बोलेंगे, ठीक। इन्फ्लेशन बिटवीन 2 इयर्स काम करेंगे अपने मार्जिन, हाँ ये बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल, तो वो कैसे निकलता है, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव अगर पूछ सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगा, तो भैया डेल्टा सेविंग मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम, डेल्टा वाई, ठीक है, चेंज इन इनकम, ऐसे निकल जाता है। अब एक और चीज, एमपीसी और एमपीएस में क्या वो है रिलेशन, तो बेटा एमपीसी और एमपीएस दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक और चीज तुम लोग लिख लेना, एपीसी और एपीएस भी किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। बाकी ये सब अपने काम का है नहीं ज्यादा कुछ, है ना, नॉर्मल इंटरेस्ट वगैरह नहीं, ठीक। अब इसके बाद ये और देख लेते हैं, प्रोडक्ट इफिशियंसी वगैरह ये सब नहीं। ये देखो यहां पर देखना बेटा, रियल जीडीपी, क्या भैया, रियल जीडीपी। तो बेटा रियल जीडीपी कैसे निकलता है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी अपॉन में सीपीआई, ये एक मिनट अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कहीं दे देंगे, वैसे तो तुमको अधिकतर दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर वो तरीके से निकालना पड़ेगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन सीपीआई इंटू 100। अब अगर कोई तुमसे बोले रियल जीडीपी की जगह मान लो नॉमिनल जीडीपी भी बोल दे, कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगी, तो भी ये सीपीआई इधर डिवाइड में तो उधर इंटू में चले जाएगा, और ये इंटू में तो उधर डिवाइड में चले जाएगा, खत्म बात, ठीक। चलो फिर इसका भैया बस हो गया ये वाला, ठीक है। रूल ऑफ 70, ठीक है, रूल ऑफ 70 क्या है भैया, तो ऊपर 70 लिख दो, नीचे परसेंट चेंज इन पर ईयर, ठीक है, हर साल कितना क्या चेंज हो रहा है वो लिख दो। तो भैया ऊपर 70 लिख दो, अपॉन में हर चीज मान लो 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 10 लिख दिया, और कितने साल में बदल जाएगा, 10 साल 7 साल में चीजें बदल जाएगी। ये स्लोप का था, वो इंडिफरेंस कर्व का था, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला आ गया। टैक्स मल्टीप्लायर कैसे निकलता बेटा, तो माइनस एमपीसी अपॉन एमपीएस, ठीक है, टैक्स मल्टीप्लायर। टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इनिशियल, ठीक, ये वही है बेटा जो भी मैंने बताया था, मनी मल्टीप्लायर वाला, ठीक है। तो भैया 1 अपॉन रिजर्व रेशियो, ठीक है, मतलब एलआरआर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलता है, तो भैया अनएम्प्लॉयड कितने हैं अपॉन में लेबर फोर्स टोटल कितनी है, तो वो कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाएगा, ठीक। ये अपना भैया पूरा हो चुका है, ठीक है। ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले एक जगह पर हो चुके हैं, ठीक। बाई चांस अब अगर तुमको भैया लगता कि और भी कोई फॉर्मूला वगैरह अगर रह गया हो, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भाई स्वागत है, कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और भैया पूछ सकते हो, बता सकते हो कि क्या रह गया क्या नहीं, ठीक है। और भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो, आप बेटा बिल्कुल स्वागत है, कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस अब ये क्या चाहिए बदले में, आपका सपोर्ट। भाई चैनल को जितनी जल्दी भी बढ़ा सकते हो, ग्रो करवा सकते हो, उतनी जल्दी भी ग्रो करवाओ, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो, ठीक। थैंक यू।